Hello, am I audible? Okay. Hello everyone. A very good afternoon to all of you. So in today's class, we will discuss database similarity searching. We will discuss database similarity searching. So अगर हम बेसिक्स की बात करें तो जितने भी प्रोटीन एंड डीएनए डेटाबेसेस हैं उनमें थाउजेंड्स ऑफ सीक्वेंसेस स्टोर्ड होते हैं. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज हमारे पास कोई क्वेरी सीक्वेंस है, उस क्वेरी सीक्वेंस का हमें डेटाबेस सिमिलरिटी सर्च करना है. तो उसके लिए हम डेटाबेस सिमिलरिटी सर्चिंग टूल्स का यूज करेंगे, जिसका एग्जाम्पल है ब्लास्ट एंड फास्टा. ब्लास्ट एंड फास्टा. These are the example of database similarity search tools. So they are simply comparing the sequences, the query sequence against all the sequences that are stored in sequence databases. वो DNA databases भी हो सकते हैं, depend on query sequence. अगर हमारा query sequence प्रोटीन सीक्वेंस है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो डेटाबेस सिमिलरिटी सर्च करेंगे वो प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस में करेंगे. अगर हमारे पास न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है तो उसके लिए हम लोग डीएनए डेटाबेस में सर्च करेंगे. ओके, सो इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड देयर आर थ्री मेथड्स फॉर सीक्वेंस अलाइनमेंट. वो मेथड्स कौन कौन से थे? सो फर्स्ट वन इज डॉट मैट्रिक्स. First method was dot matrix. Second one is dynamic programming. And the third method is word method. और इसी को हम लोग बोलते हैं heuristic method. So in last class we have discussed these two methods, dot matrix and dynamic programming. So what was the dot matrix? Dot matrix क्या था? It was the most basic sequence alignment method. Most basic सीक्वेंस अलाइनमेंट मेथड, जिसमें हमें कुछ दो सीक्वेंसेस को कंपेयर करना होता था. तो उनको हम क्या करते थे, टू डायमेंशनल मैट्रिक्स में एक सीक्वेंस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस में और एक सीक्वेंस को हम लोग वर्टिकल एक्सिस में रिप्रेजेंट करते थे. इसके बाद वन बाय वन रेजिड्यूज को हम आपस में मैच कराते थे. इफ देयर इज अ मैच देन वी प्लेस्ड अ डॉट, एंड इफ देयर इज मिसमैच तो उस स्पेस को हम लोग ब्लैंक छोड़ देते थे. फिर उसके बाद हम लोग जो हमें डॉट्स मिले हैं उनको हम राइट लोअर कॉर्नर से अपर लेफ्ट कॉर्नर की तरफ डायगनली मैच करते थे, उसकी बैक ट्रैकिंग करते थे. इस तरह से हम दो सीक्वेंसेस के बीच में सीक्वेंस अलाइनमेंट फाइंड आउट करते थे डॉट मैट्रिक्स में. पर जब हम बात करेंगे डायनामिक प्रोग्रामिंग की, तो वहाँ हम क्या करते थे, इट प्रोवाइड्स बेस्ट और एग्जैक्ट सोल्यूशन. प्रोवाइड्स बेस्ट सॉल्यूशन. इसमें क्या करते थे, दो सीक्वेंसेस के बीच में जितने भी पॉसिबल पेयर ऑफ कॉम्बिनेशंस होते हैं उन सबको एग्जामिन करके एक बेस्ट अलाइनमेंट को फाइंड आउट करते हैं. तो अब नेक्स्ट मेथड है वर्ड मेथड. वर्ड मेथड क्या है? दिस इज अ शॉर्टकट मेथड. इट इज अ शॉर्टकट मेथड
जिसमें हम लोग एक शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, जिसे हम वर्ड बोलते हैं। सो वर्ड मेथड में हम क्या करते हैं, एक शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ रीजन को आइडेंटिफाई करते हैं, जिसे हम लोग वर्ड बोलते हैं। सो ये क्या करता है, ये आपको फास्ट सर्चिंग प्रोवाइड करता है। दिस मेथड प्रोवाइड्स यू द फास्ट सर्चिंग बाय प्रोवाइडिंग अ नियरली ऑप्टिमल सॉल्यूशन। सो दीज वर द 3 methods that we have discussed in last class. अब हम लोग बात करते हैं डेटाबेस सिमिलैरिटी की। What is database similarity searching? So database similarity searching provides submission of a query sequence. This process involves submission of a query sequence and performing a pairwise comparison of the query sequence with all individual sequences in a database. हम क्या करते हैं, हम query sequence को submit करते हैं, सबमिशन ऑफ अ क्वेरी सीक्वेंस को सबमिट करते हैं एंड उस पर हम पेयर वाइज कंपैरिजन करते हैं। क्वेरी सीक्वेंस को सबमिट करने के बाद उसे पेयर वाइज कंपैरिजन करते हैं बिटवीन द सीक्वेंस एंड अगेंस्ट ऑल द सीक्वेंसेस दैट आर प्रेजेंट इन अ डेटाबेस। जो भी सीक्वेंसेस डेटाबेस में प्रेजेंट हैं उनके अगेंस्ट अपने क्वेरी सीक्वेंस का हम लोग पेयर वाइज अलाइनमेंट परफॉर्म करते हैं। इस तरह से हम डेटाबेस सिमिलैरिटी सर्चिंग को क्या कर सकते हैं, इट इज पेयर वाइज अलाइनमेंट ऑन अ लार्ज स्केल। डेटाबेस सिमिलैरिटी सर्च क्या है, पेयर वाइज अलाइनमेंट ऑन अ लार्ज स्केल। द मेन एप्लीकेशन ऑफ दिस डेटाबेस सिमिलैरिटी सर्चिंग इज और पेयर वाइज अलाइनमेंट इज रिट्रीविंग बायोलॉजिकल सीक्वेंसेस इन अ डेटाबेस बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी। यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, बायोलॉजिकल सीक्वेंसेस को रिट्रीव करते हैं फ्रॉम द डेटाबेस ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी। सो दिस इज कॉल्ड डेटाबेस सिमिलैरिटी सर्चिंग। So in database similarity searching, there are 2 methods. The one is exhaustive. कौन से मेथड्स हैं? डेटाबेस सिमिलैरिटी सर्चिंग में 2 मेथड हैं। पहला मेथड है एग्जॉस्टिव मेथड, दूसरा है ह्यूरिस्टिक मेथड। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड मेथड। पहला मेथड है एग्जॉस्टिव मेथड, दूसरा मेथड है ह्यूरिस्टिक मेथड और वर्ड मेथड। तो हम एक एक डिस्कस करेंगे। तो पहले डिस्कस करते हैं एग्जॉस्टिव मेथड। एग्जॉस्टिव मेथड क्या है, इसका एग्जाम्पल है डायनामिक प्रोग्रामिंग। द एग्जाम्पल ऑफ एग्जॉस्टिव मेथड इज डायनामिक प्रोग्रामिंग। This exhaustive method provides you the best or exact solution by combining all the possible pair of characters. This method provides best or exact solution डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या करता है, आपको बेस्ट और एग्जैक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है बाय एग्जामिनिंग ऑल द मैथमेटिकल कॉम्बिनेशंस। वहाँ पर हम क्या करते थे, जब हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग की बात किए थे, वहाँ हम डॉट मैट्रिक्स को स्कोरिंग मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ हाई स्कोर वी बैक ट्रैक दिस द 2-dimensional मैट्रिक्स इन अ हाई दैट फॉलोज द हाई स्कोरिंग पाथ। और इस तरह से हम 2 सीक्वेंसेस के बीच में बेस्ट अलाइनमेंट फाइंड आउट करते थे।
तो इस तरह से जो एग्जॉस्टिव मेथड है इसका एग्जांपल क्या है, डायनामिक प्रोग्रामिंग, एंड दैट प्रोवाइड्स बेस्ट और एग्जैक्ट सोल्यूशन बाय कंबाइनिंग ऑल द पॉसिबल पेयर ऑफ कैरेक्टर्स और एग्जामिनिंग ऑल द मैथमेटिकल कॉम्बिनेशंस। इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, इस मेथड के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, वो क्या हैं? पहला ड्रॉबैक तो ये है कि इट इज अ वेरी स्लो मेथड, इट इज अ वेरी स्लो मेथड। जब हम लोग डायनामिक प्रोग्रामिंग की बात करते हैं वहां पर हम एक एक रेजिड्यूज को अलाइन करते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ स्कोरिंग मैट्रिक्स उन मैच या मिस मैच जो भी मैच या मिस मैच होता है उन्हें हम स्कोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही स्लो मेथड है, बट जस्ट बिकॉज ये एक बेस्ट और एग्जैक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है वी यूज डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो दूसरा ड्रॉबैक क्या है कि अगर आपके पास कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो ये मेथड थोड़ा लेस फीजिबल होता है। अगर आपके पास कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, resources are limited, then this method becomes impractical. Is impractical or less feasible. Suppose you have a query sequence which is 100 residues long. आपके पास एक क्वेरी सीक्वेंस है जिसमें नंबर ऑफ रेजिड्यूज कितने हैं, 100 रेजिड्यूज हैं। आप उसमें उसकी डेटाबेस सिमिलरिटी सर्च कर रहे हैं और उस डेटाबेस में अप्रॉक्स 3 लाख सीक्वेंसेस हैं। तो आपको सिमिलरिटी सर्च करने में इट टुक 2 to 3 आवर्स, अप्रॉक्स 2 to 3 आवर्स लग जाएंगे डेटाबेस सिमिलरिटी सर्च करने में। तो द स्पीड ऑफ सर्चिंग बिकम एन अनदर इशू, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू। जो स्पीड ऑफ सर्चिंग है ये एक प्रॉब्लम है। सो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ एग्जॉस्टिव मेथड, दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ एग्जॉस्टिव मेथड। सो टू improve this method or provides the fast searching, we use another method, and that is exhaustive method. Sorry, heuristic method. So provide the fast searching, or we can say to overcome the problems that are associated with dynamic programming, we use heuristic method. Heuristic method क्या है? ये एक शॉर्टकट मेथड है। ये एक शॉर्टकट मेथड है। यहां पर हम क्या करते हैं, हम एक एक रेजिड्यूज को अलाइन नहीं करते हैं, उसकी जगह हम एक स्ट्रेच ऑफ सीक्वेंस को कंसिडर करते हैं, एक स्ट्रेच ऑफ रीजन को आइडेंटिफाई करते हैं जिसे हम वर्ड बोलते हैं। इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड। वर्ड में जो रेजिड्यूज प्रेजेंट होते हैं वो आइडेंटिकल रेजिड्यूज हैं या नियरली आइडेंटिकल रेजिड्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो ये मेथड क्या करता है, आपको फास्ट सर्चिंग प्रोवाइड करता है, फास्ट सर्चिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, हम लोग ह्यूरिस्टिक मेथड पढ़ते हैं, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके एग्जांपल्स, इसमें कौन कौन से मेथड्स इन्वॉल्व हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड में कौन कौन से मेथड आते हैं। हम लोग ह्यूरिस्टिक मेथड की बात करें तो यहाँ पर 2 मेथड्स हैं। देयर आर 2 डेटाबेस सिमिलरिटी सर्च टूल्स। The one is BLAST and the second one is FASTA। यहाँ पर ह्यूरिस्टिक मेथड में 2 मेथड्स आते हैं,
दो डेटाबेस सिमिलरिटी सर्च टूल हैं, पहला है ब्लास्ट एंड दूसरा है फास्टा। ये दोनों ही शॉर्टकट मेथड का यूज करते हैं। ये क्या करते हैं? शॉर्टकट मेथड्स का यूज करते हैं एंड फास्ट सर्चिंग, एंड दे प्रोवाइड्स फास्ट सर्चिंग। ह्यूरिस्टिक मेथड्स में कौन कौन से मेथड्स हैं? ब्लास्ट एंड फास्टा। दे वर्क ऑन द बेसिस ऑफ heuristic method और shortcut method and they provides you fast searching। क्या करते हैं? fast searching provide करते हैं। अब हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे blast and fasta। हम लोग blast की बात करते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? blast का फुल फॉर्म क्या है? पहले हम लोग ब्लास्ट का फुल फॉर्म देखेंगे। ब्लास्ट का फुल फॉर्म है बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। ब्लास्ट का फुल फॉर्म है बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। This method uses heuristic method। ये क्या करता है? heuristic method का यूज करता है to align a query sequence against all the sequences that are stored in databases। ब्लास्ट क्या करता है? ब्लास्ट का फुल फॉर्म है बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। दिस मेथड यूजेस ह्यूरिस्टिक मेथड। ब्लास्ट क्या करता है? ह्यूरिस्टिक मेथड का यूज करता है। एंड ह्यूरिस्टिक मेथड का यूज किस लिए करता है? टू अलाइन अ क्वेरी सीक्वेंस। एक क्वेरी सीक्वेंस को अलाइन करने के लिए अगेंस्ट ऑल द सीक्वेंसेस दैट आर स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। जितने भी सीक्वेंसेस डेटाबेस में स्टोर्ड हैं उनकी अगेंस्ट क्वेरी सीक्वेंस को अलाइन करता है। तो ब्लास्ट का क्या काम है? ब्लास्ट क्वेरी सीक्वेंस को अलाइन करता है अगेंस्ट ऑल द सीक्वेंसेस दैट आर स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम। This is the most popular program for sequence alignment। सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए सबसे पॉपुलर प्रोग्राम कौन सा है? ब्लास्ट। ब्लास्ट इज द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम फॉर सीक्वेंस अलाइनमेंट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ब्लास्ट का एम क्या है? एम कहें या ऑब्जेक्टिव क्या है? ओके, द एम ऑफ ब्लास्ट इज टू फाइंड आउट हाई स्कोरिंग ungapped segment pairs। इसी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं HSPs, हाई स्कोरिंग सेगमेंट पेयर्स। फिर से रिपीट कर देती हूँ, ब्लास्ट क्या है? ब्लास्ट का फुल फॉर्म है बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल, विच इज द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम फॉर सीक्वेंस अलाइनमेंट। सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए सबसे पॉपुलर प्रोग्राम है, जिसमें हम क्या करते हैं? हम किसी भी क्वेरी सीक्वेंस को
किसी भी क्वेरी सीक्वेंस की सिमिलरिटी सर्च करते हैं अगेंस्ट ऑल द सीक्वेंसेस दैट आर स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। डेटाबेस में जो भी सीक्वेंसेस स्टोर्ड होते हैं उनके अगेंस्ट क्वेरी सीक्वेंस से हम लोग सिमिलरिटी सर्च करते हैं। इसके अलावा उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ब्लास्ट का ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड आउट हाई स्कोरिंग अनगैप्ड सेगमेंट पेयर्स। हाई स्कोरिंग अनगैप्ड सेगमेंट पेयर्स को फाइंड आउट करना। इनको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं HSPs। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? HSPs। ठीक है, हम लोग सब मेथड देख लेते हैं कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं कि HSPs और हाई स्कोरिंग अनगैप्ड सेगमेंट पेयर्स को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसको वन बाय वन स्टेप वाइज देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है? फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम? फर्स्ट स्टेप में मान लीजिए एक क्वेरी सीक्वेंस है, कोई भी एक क्वेरी सीक्वेंस दिया हुआ है, उससे हम लोग क्या करेंगे? अ लिस्ट ऑफ वर्ड we will find a list of words। मान लीजिए क्वेरी सीक्वेंस है, ये हमारे पास क्वेरी सीक्वेंस है, इससे हम लोग क्या करेंगे? वर्ड्स की लिस्ट फाइंड आउट करेंगे। वर्ड क्या है? एक स्ट्रेच ऑफ रीजन है। मान लीजिए सीक्वेंस का ये रीजन है जिसमें जो रेजिड्यूज प्रेजेंट हैं, इसमें जो रेजिड्यूज प्रेजेंट हैं वो या तो आइडेंटिकल रेजिड्यूज हैं और नियरली आइडेंटिकल रेजिड्यूज हैं। इस रीजन को, इस शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ रीजन को हम लोग सीक्वेंस की इस शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ रीजन को बोलते हैं वर्ड। वर्ड क्या है? एक शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ रीजन इन अ सीक्वेंस। एक सीक्वेंस में कुछ रेजिड्यूज को सेलेक्ट करते हैं, वो रेजिड्यूज आपस में आइडेंटिकल होते हैं या नियरली आइडेंटिकल रेजिड्यूज होते हैं, जिन्हें हम वर्ड बोलते हैं। सपोज हमारे पास एक क्वेरी सीक्वेंस है, ये हमारे पास एक क्वेरी सीक्वेंस है MRDPYNKLIS। क्या है? MRDPYNKLIS। ये क्या है? ये क्वेरी सीक्वेंस है, प्रोटीन क्वेरी सीक्वेंस। ये प्रोटीन का एक क्वेरी सीक्वेंस है। इसमें क्या करना है? हमें वर्ड की लिस्ट फाइंड आउट करनी है। तो इस सीक्वेंस में जितने पॉसिबल पेयर ऑफ वर्ड्स बन सकते हैं, इस सीक्वेंस में जितने पॉसिबल पेयर ऑफ वर्ड्स बन सकते हैं उन सबको फाइंड आउट करेंगे। इस सीक्वेंस से जितने भी पॉसिबल पेयर ऑफ वर्ड्स बन सकते हैं उन सबको फाइंड आउट करेंगे। सपोज अगर ये प्रोटीन सीक्वेंस है तो उस वर्ड की लेंथ कितनी होगी? प्रोटीन सीक्वेंस के लिए वर्ड की लेंथ होगी 3 रेजिड्यूज। एंड डीएनए सीक्वेंसेस के लिए वर्ड की लेंथ होगी 11 रेजिड्यूज। वर्ड के जो हम लोग वर्ड सेलेक्ट करेंगे, तो प्रोटीन्स, अगर हमारे पास प्रोटीन सीक्वेंस दिया है तो उसके लिए वर्ड की लेंथ होगी 3 रेजिड्यूज। एंड अगर डीएनए सीक्वेंस दिया है या न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस दिया हुआ है तो उसके लिए वर्ड की लेंथ होगी 11 रेजिड्यूज। फॉर द प्रोटीन सीक्वेंस दिस लेंथ इज 3 रेजिड्यूज एंड फॉर डीएनए सीक्वेंस और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दिस लेंथ इज 11 रेजिड्यू। वर्ड की लेंथ क्या होगी? 11 रेजिड्यूज। यहाँ हम प्रोटीन सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे? हम वर्ड्स की एक लिस्ट बनाएंगे। यहाँ से जितने भी पॉसिबल पेयर ऑफ वर्ड्स बन सकते हैं उनकी एक लिस्ट बना लेंगे। देन सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं? सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं? वी सर्च अ सीक्वेंस डेटाबेस। सर्च अ सीक्वेंस डेटाबेस for occurrence of these words। For
for occurrence of these words. ब्लास्ट के लिए पहला मेथड क्या है, पहले हम वर्ड्स की एक लिस्ट बनाएंगे, उस सीक्वेंस से जितने पॉसिबल पेयर ऑफ वर्ड्स बन सकते हैं उनकी एक लिस्ट बना लेंगे। इसके बाद हम लोग एक सीक्वेंस डेटाबेस को सर्च करेंगे, एक सीक्वेंस डेटाबेस को सर्च करेंगे। और जब अगर हम प्रोटीन की बात करेंगे तो प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस को सर्च करेंगे फॉर प्रेजेंस ऑफ दिस वर्ड, कि ये वो जो वर्ड्स हैं वो प्रेजेंट हैं या नहीं उस सीक्वेंस डेटाबेस में। ये जो वर्ड्स की लिस्ट है, तो जो वर्ड्स हमारे पास हैं वो प्रेजेंट हैं या नहीं, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सीक्वेंस डेटाबेस को सर्च करेंगे। ओके सपोज वी हैव अ मैच, अगर हमें उस सीक्वेंस डेटाबेस में मैच मिल गया, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, अगर हमें एक मैच मिल गया, हमने इस वर्ड्स को मैच कराया सीक्वेंस डेटाबेस से और हमने पाया कि वहां पर एक मैच है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सो द मैचिंग ऑफ वर्ड is scored by substitution matrix. So क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप में हमने एक वर्ड आइडेंटिफाई किया, वर्ड की लिस्ट बनाई। सपोज हमने एक वर्ड, ये प्रोटीन सीक्वेंस है, ये एक प्रोटीन सीक्वेंस है, इसलिए यहां पे वर्ड की लेंथ कितनी होगी, 3 रेजिड्यूज। तो वर्ड की लेंथ कितनी है, ये 3 रेजिड्यूज है। अब हम इस वर्ड को सर्च करेंगे इन अ सीक्वेंस डेटाबेस, सीक्वेंस डेटाबेस में सर्च करेंगे फॉर प्रेजेंस ऑफ दिस वर्ड। हमने क्या पाया, ये हमारा क्वेरी सीक्वेंस है, ये डेटाबेस है, डेटाबेस में हमें एक मैच मिल गया, कुछ रेजिड्यूज ऐसे मिले जो नियरली आइडेंटिकल हैं, यहाँ पे PYN है, यहाँ पे PFN है, तो ऐसे रेजिड्यूज मिले जो नियरली आइडेंटिकल्स हैं। तो इस तरह से हमें कुछ मैचेस मिले। इन मैच को हम लोग क्या करेंगे, स्कोर्स प्रोवाइड करेंगे, इन मैच को स्कोर्स प्रोवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स। यहाँ पे हम लोग ब्लॉसम 62 मैट्रिक्स का यूज कर रहे हैं। इन मैच को स्कोरिंग करने के लिए ब्लॉसम 62 मैट्रिक्स का यूज करें सपोज, तो ये इससे क्या होगा, हम इन मैच का स्कोर फाइंड आउट कर लेंगे। इससे क्या करेंगे, स्कोर फाइंड आउट करेंगे, और जो हमें स्कोर मिला है, जो स्कोर मिला है इसकी वैल्यू if the value of alignment score is greater than threshold value, अगर इस अलाइनमेंट स्कोर की वैल्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा होगी तो हम इसे मैच कंसीडर करेंगे। क्या बोलेंगे, वो क्वेरी सीक्वेंस डेटाबेस के सीक्वेंस से मैच हो रहा है, क्योंकि उसका जो अलाइनमेंट स्कोर है, जिसको हमने सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स से अलाइन करके स्कोर प्रोवाइड किया है, यहाँ पे ब्लॉसम 62 मैट्रिक्स का यूज करके हमने उसको स्कोर प्रोवाइड किया, उसकी वैल्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा है, इसलिए ये सीक्वेंसेस आपस में मैच हैं। क्या होंगे, या सीक्वेंसेस आपस में मैच करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया, हमने अलाइनमेंट स्कोर दिया, हमने मैच को स्कोर प्रोवाइड किया, प्रोवाइड्स स्कोर टू अ मैच यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स। सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स का यूज करके हमने उस मैच को स्कोर प्रोवाइड किया, जहां जहां भी हमें मैच मिला, यहाँ पे आइडेंटिकल रेजिड्यूज है, ये नियरली आइडेंटिकल रेजिड्यूज मिल रहे हैं, हमने इन सबको स्कोर प्रोवाइड किया। स्कोर, अगर स्कोर की वैल्यू, इस अलाइनमेंट स्कोर की वैल्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा है तो हम उसे मैच कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे,
जहाँ भी हमें मैच मिल रहा है, जिन जिन सीक्वेंसेस के बीच में, जिन वर्ड्स के बीच में हमें मैच मिल रहा है, उनमें हम पेयर वाइज अलाइनमेंट करेंगे। उनमें क्या करेंगे? पेयर वाइज अलाइनमेंट। पेयर वाइज अलाइनमेंट कैसे करेंगे? जो मैच सीक्वेंस है, जो मैच सीक्वेंस है जिसका अलाइनमेंट स्कोर थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा है, उस वर्ड को हम दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे। हम उस सीक्वेंस को, उस वर्ड को दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करने के साथ साथ उसका अलाइनमेंट स्कोर भी काउंट करेंगे यूजिंग सेम सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पर हमने ब्लॉसम 62 मैट्रिक्स का यूज़ करके अलाइनमेंट स्कोर फाइंड आउट किया था, यहाँ भी सिमिलरली हम मैच वर्ड को क्या करेंगे? दोनों तरफ एक्सटेंड करेंगे, दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे और उसके साथ साथ अलाइनमेंट स्कोर भी फाइंड आउट करेंगे। अलाइनमेंट स्कोर कैसे फाइंड आउट करेंगे? यूजिंग सेम सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे ब्लॉसम 62 मैट्रिक्स का यूज़ करे थे, वही मैट्रिक्स हम यहाँ भी यूज़ करेंगे। तो सेम सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स का यूज़ करके उसके साथ साथ हम लोग अलाइनमेंट स्कोर भी फाइंड आउट करेंगे। और ये अलाइनमेंट कब तक करेंगे? ये अलाइनमेंट कब तक करेंगे? जब तक कि स्कोर की वैल्यू, अलाइनमेंट स्कोर की वैल्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम नहीं हो जाती। अगर इस अलाइनमेंट स्कोर की वैल्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम हो गई ड्यू टू अ मिसमैच, मतलब मीन्स का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर एक मिसमैच आ गया, इसकी वजह से जो अलाइनमेंट स्कोर की वैल्यू है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम हो गई, वहाँ से हम अपने पेयर वाइज अलाइनमेंट को टर्मिनेट कर देंगे, वहाँ से सीक्वेंस के कंपैरिजन को टर्मिनेट कर देंगे। इसे हम इस यहाँ पर देखें तो क्वेरी सीक्वेंस है, यहाँ पे मैच है, स्कोर है 20, थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है? 20। पर तो हम बात करते हैं जो लेस देन, जो ये थ्रेशोल्ड वैल्यू का ड्रॉप है, जो जहाँ पर अलाइनमेंट स्कोर लेस देन थ्रेशोल्ड वैल्यू हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है? अगर हम लोग डीएनए की बात करें तो इस थ्रेशोल्ड वैल्यू, ये थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है 20, एंड प्रोटीन के लिए, प्रोटीन सीक्वेंसेस के लिए थ्रेशोल्ड की वैल्यू होती है 22। अगर हमें 20 से कम इस अलाइनमेंट स्कोर मिलता है तो वहाँ से हम अपने, वहाँ उससे क्या होगा कि वहाँ पर मिसमैच हो गया और सीक्वेंस अलाइनमेंट को टर्मिनेट कर देंगे। अगर डीएनए प्रोटीन सीक्वेंस की वैल्यू 22 हो गई, प्रोटीन सीक्वेंस में अलाइनमेंट की वैल्यू 22 हो गई, तो वहाँ से हम सीक्वेंस अलाइनमेंट को टर्मिनेट कर देंगे। अगर डीएनए सीक्वेंस है तो उस वैल्यू 20 होनी चाहिए। ड्रॉप थ्रेशोल्ड वैल्यू कितनी होगी? 20। यहाँ पर देखिए हमारा मैच है, मैच का स्कोर किया 20 आया। अब हमने इसको दोनों तरफ एक्सटेंड किया और साथ साथ अलाइनमेंट स्कोर भी फाइंड आउट किया। तो यहाँ देखिए मैच है, यहाँ पे वैल्यू 2 है, 5 है, तो इसको काउंट करेंगे, इतनी की वैल्यू काउंट करेंगे टोटल की, तो क्या रहा है? 22 + 5 27, इधर आया 27, -3 -1 एंड -3, तो -6 -7 + 1 इज -6। 27 में हम लोग -6 करेंगे तो आएगा 21। 27 में 6 माइनस करेंगे तो 21 आएगा, जबकि थ्रेशोल्ड वैल्यू, ड्रॉप थ्रेशोल्ड वैल्यू प्रोटीन के लिए है 22। तो यहां से हम लोग सीक्वेंस को टर्मिनेट कर देंगे, इसे हम काउंट नहीं करेंगे, इन रेजिड्यूज को कंपेयर नहीं करेंगे। अगर हम यहां तक देखें तो वैल्यू आएगी -3 -1 -4 + 1 एंड 27। So 28 - 4 is 24. So alignment score is 24. तो ये क्या होगा? यहाँ पे मैच है, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे सब सीक्वेंसेस क्या है? आपस में मैच हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम इन दोनों क्वेरी सीक्वेंस और डेटाबेस सीक्वेंसेस के बीच में HSPs फाइंड आउट कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अलाइनमेंट स्कोर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सो हमारा फाइनल अलाइनमेंट क्या होगा? फाइनल अलाइनमेंट जो हमें मिलेगा, जो फाइनल रिजल्ट होगा
or we can say final result, high scoring ungapped segment pairs. So, इस तरह से हमने दो सीक्वेंसेस के बीच में हाई स्कोरिंग अनगैप्ड सेगमेंट पेयर्स फाइंड आउट कर लिया यूजिंग ब्लास्ट टूल। ब्लास्ट टूल का यूज करके दो सीक्वेंसेस के बीच में हाई स्कोरिंग अनगैप्ड सेगमेंट पेयर्स को फाइंड आउट किया। इज इट क्लियर? होपफुली ब्लास्ट टूल आपका क्लियर होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। ब्लास्ट टूल की हेल्प से हम लोग डेटाबेस सिमिलरिटी सर्चिंग कैसे करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो पहले स्टेप में क्या करते हैं, जो हमारे पास क्वेरी सीक्वेंस दिया हुआ है उससे हम लोग वर्ड्स की लिस्ट क्रिएट करते हैं। उस क्वेरी सीक्वेंस से जितने पॉसिबल पेयर ऑफ वर्ड्स बन सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद उन वर्ड्स को हम लोग सीक्वेंस डेटाबेस में सर्च करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सीक्वेंस डेटाबेस सर्च करेंगे टू अकरेंस ऑफ दीज वर्ड्स, कि जो वर्ड्स की लिस्ट जो हमने बनाई है वो उस सीक्वेंस डेटाबेस में प्रेजेंट हैं या नहीं, तो उनको आइडेंटिफाई करेंगे। इसके बाद सपोज हमें ये रेजिड्यूज आपस में मैच हो गए, कुछ जहाँ पे आइडेंटिकल रेजिड्यूज हैं, कहीं पर नियरली आइडेंटिकल रेजिड्यूज हैं। इस तरह से हमें वर्ड्स की एक लिस्ट, वर्ड्स जो है ये मैचेस मिल गए कि कुछ रेजिड्यूज आपस में आइडेंटिकली मैच हैं, कुछ में नियरली आइडेंटिकल रेजिड्यूज प्रेजेंट हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम इसमें पेयर वाइज अलाइनमेंट करेंगे इन सीक्वेंसेस के बीच में। नहीं, इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स का यूज करके इनको स्कोर्स प्रोवाइड करेंगे। जो भी मैचिंग सीक्वेंस, जो भी मैचिंग वर्ड्स मिले हैं इनमें हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स का यूज करके उनको अलाइनमेंट स्कोर प्रोवाइड करेंगे। तो ये अलाइनमेंट स्कोर हमने सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स का यूज करके फाइंड आउट किया। तो ऐसे रेजिड्यूज, ऐसे सीक्वेंसेस जिनका अलाइनमेंट स्कोर थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा है, ऐसे सीक्वेंसेस को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, मैच। यहां पर देखेंगे तो इनको हम लोग, जैसे यहाँ पे अलाइनमेंट स्कोर की वैल्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा है, इसलिए हम इसको मैच कंसीडर कर रहे हैं कि ये सीक्वेंसेस आपस में मैच है। अभी क्या करेंगे, इसमें हम पेयर वाइज अलाइनमेंट परफॉर्म करेंगे इन मैचिंग वर्ड्स पे। जहां पे वर्ड्स हमारा बेस्ट मैच हो रहा है उन पे पेयर वाइज अलाइनमेंट परफॉर्म करेंगे। वो कैसे करेंगे, हम इस वर्ड को दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे और साथ ही साथ उसका अलाइनमेंट स्कोर फाइंड आउट करेंगे यूजिंग सेम सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स जो हमने यहाँ पे यूज किया था। यहाँ हमने ब्लॉसम 62 मैट्रिक्स यूज किया था, यहाँ पर भी हम लोग सेम ब्लॉसम 62 मैट्रिक्स का ही यूज करेंगे। तो उससे क्या फाइंड आउट करेंगे, अलाइनमेंट स्कोर फाइंड आउट करेंगे। और ये इस वर्ड को हम लोग तब तक एक्सटेंड करेंगे जब तक कि हमें एक मिसमैच नहीं मिला था। जहां पर एक मिसमैच मिलेगा, जहां भी मिसमैच मिलेगा वहां पर अलाइनमेंट स्कोर की वैल्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम हो जाएगी, और इस थ्रेशोल्ड वैल्यू, जो ड्रॉप थ्रेशोल्ड वैल्यू है, जहां पर वैल्यू कम हो रही है, वो डीएनए के लिए वैल्यू 20 है एंड प्रोटीन के लिए कितनी है, 22। प्रोटीन सीक्वेंसेस के लिए ये वैल्यू है 22।
हम लोग क्या करेंगे, हम इन सीक्वेंसेस को तब तक अलाइन करेंगे जब तक हमें मिसमैच मिला। जैसे ही अलाइनमेंट स्कोर की वैल्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम होगी और 20 यहाँ पर प्रोटीन सीक्वेंस दिया है, तो जैसे ही वैल्यू 22 से कम होगी वहाँ से सीक्वेंस का अलाइनमेंट टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो मैच है इसकी वैल्यू 20 है। जब हमने एक्सटेंड किया तो यहाँ पे अगर हम अलाइनमेंट स्कोर को कैलकुलेट करेंगे तो टोटल हमें मिल रहा है यहाँ पर, अगर हम इस पूरे सीक्वेंस का देखेंगे तो 21 मिल रहा है स्कोर, अलाइनमेंट स्कोर क्या है 21। तो यहाँ इससे क्या पता चला कि जबकि वैल्यू है हमारी 22, थ्रेशोल्ड वैल्यू, ड्रॉप थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है 22, तो 22 से जैसे ही कम होगा इसका मतलब यहाँ पे मिसमैच है, तो ये मिसमैच है। तो यहाँ से जो सीक्वेंस का अलाइनमेंट है वो टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ से देखें तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है 21, तो यहाँ से इसको हम लोग मिसमैच कंसीडर करेंगे और यहाँ से सीक्वेंस का अलाइनमेंट टर्मिनेट हो जाएगा। अब हम लोग इस अलाइनमेंट स्कोर काउंट करेंगे तो वैल्यू आ रही है 24, इसका स्कोर क्या है 24। जिसे हम तो ये जो हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो फाइनल रिजल्ट होगा उसे हम बोलेंगे हाई स्कोरिंग अनगैप्ड सेगमेंट पेयर्स। इस तरीके से ब्लास्ट टूल्स का यूज करके हम लोग HSPs फाइंड आउट कर सकते हैं, हाई स्कोरिंग सेगमेंट पेयर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे वेरिएंट्स ऑफ ब्लास्ट। ब्लास्ट के वेरिएंट्स कौन कौन से हैं। पहला वेरिएंट है ब्लास्ट एन। ब्लास्ट का पहला वेरिएंट है ब्लास्ट एन। ब्लास्ट एन में क्या करते हैं, हम एक डीएनए क्वेरी या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की क्वेरी को कंपेयर करते हैं अगेंस्ट अ न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस और डीएनए डेटाबेस। यहाँ क्या करते हैं, एक डीएनए क्वेरी को कंपेयर करते हैं अगेंस्ट अ डीएनए डेटाबेस। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा वेरिएंट क्या है, ब्लास्ट पी। ब्लास्ट पी क्या करते हैं, यहाँ से एक प्रोटीन सीक्वेंस की क्वेरी को कंपेयर करते हैं अगेंस्ट अ प्रोटीन डेटाबेस। जो क्वेरी है वो क्या है, प्रोटीन सीक्वेंस, एंड जो किस डेटाबेस के अगेंस्ट हम लोग कंपेयर करेंगे, इस क्वेरी को प्रोटीन डेटाबेस के अगेंस्ट कंपेयर करते हैं। तो पहला वेरिएंट क्या है, ब्लास्ट एन। ब्लास्ट एन में जो क्वेरी होगी वो डीएनए क्वेरी होगी और उसको कंपेयर करेंगे अगेंस्ट अ डीएनए डेटाबेस। नेक्स्ट वेरिएंट इज ब्लास्ट पी। ब्लास्ट पी में हम किसको कंपेयर करेंगे, प्रोटीन सीक्वेंस को कंपेयर करेंगे। जो क्वेरी होगी वो प्रोटीन सीक्वेंस होगी और उसको कंपेयर करेंगे अगेंस्ट अ प्रोटीन डेटाबेस। तो थर्ड इज ब्लास्ट एक्स। थर्ड वेरिएंट इज ब्लास्ट एक्स। ब्लास्ट एक्स में जो क्वेरी होगी वो डीएनए क्वेरी होगी, उसे हम ट्रांसलेट करेंगे ऑल द 6 रीडिंग फ्रेम्स। जो डीएनए क्वेरी है, जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की जो क्वेरी है, उसको हम लोग पहले कन्वर्ट करेंगे या पहले ट्रांसलेट करेंगे ऑल 6 रीडिंग फ्रेम्स टू प्रोड्यूस ट्रांसलेटेड प्रोटीन सीक्वेंसेस। किस लिए हम उसे कन्वर्ट करेंगे, हम लोग उसे कन्वर्ट करेंगे टू प्रोड्यूस ट्रांसलेटेड प्रोटीन सीक्वेंसेस। डीएनए क्वेरी को पहले ट्रांसलेट करेंगे प्रोटीन सीक्वेंसेस में, देन उसे हम यूज करेंगे एज अ क्वेरी, एज अ प्रोटीन सीक्वेंस, और उसे सर्च कंपेयर करेंगे अगेंस्ट अ प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस। ब्लास्ट एक्स में क्या करते हैं, हमारे पास डीएनए क्वेरी होती है। डीएनए की जो क्वेरी है वो डीएनए क्वेरी है, इसको हमें कंपेयर करना है अगेंस्ट अ प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस। वो कैसे करेंगे,
क्योंकि जो हमारे पास सीक्वेंस है वो तो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, उसे हम प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस में कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए डीएनए क्वेरी को कन्वर्ट करेंगे या ट्रांसलेट करेंगे ऑल द 6 रीडिंग फ्रेम्स। जो भी क्वेरी है उसको ट्रांसलेट करेंगे 6 रीडिंग फ्रेम्स में टू प्रोड्यूस ट्रांसलेटेड प्रोटीन सीक्वेंसेस, जिससे हमें ट्रांसलेटेड प्रोटीन सीक्वेंसेस मिलेंगे। इन प्रोटीन सीक्वेंसेस को हम कंपेयर करेंगे अगेंस्ट अ प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस, जिसका इन ट्रांसलेटेड प्रोटीन सीक्वेंसेस का यूज करेंगे टू कंपेयर अगेंस्ट अ प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस। द नेक्स्ट वेरिएंट इज T-BLAST-N। जो अगला वेरिएंट है वो क्या है, T-BLAST-N। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग एक प्रोटीन क्वेरी को कंपेयर करते हैं। प्रोटीन जो क्वेरी होता है वो प्रोटीन सीक्वेंस होता है और उसको डीएनए डेटाबेस के अगेंस्ट कंपेयर करते हैं। उसके लिए हम लोग डीएनए डेटाबेस को क्या करते हैं, डीएनए डेटाबेस को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे इन ऑल 6 रीडिंग फ्रेम्स टू कंपेयर अ प्रोटीन क्वेरी टू अ डीएनए डेटाबेस। द नेक्स्ट वेरिएंट इज T-BLAST-X। T-BLAST-X क्या करता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, कंपेयर डीएनए क्वेरी को कंपेयर करेंगे। उसके लिए पहले हम डीएनए क्वेरी को ट्रांसलेट करेंगे इन ऑल 6 फ्रेम्स टू सर्च अगेंस्ट अ डीएनए डेटाबेस। जो डीएनए क्वेरी है उसे सीक्वेंसेस को पहले हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, फिर उन ट्रांसलेटेड सीक्वेंसेस को या प्रोटीन सीक्वेंसेस का यूज करेंगे टू सर्च अगेंस्ट और कंपेयर अगेंस्ट अ डीएनए डेटाबेस। डीएनए डेटाबेस से कंपेयर करेंगे, उस डीएनए डेटाबेस को भी हमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा 6 फ्रेम्स में। जो डीएनए डेटाबेस है उसमें जो सीक्वेंसेस प्रेजेंट है उनको भी ट्रांसलेट करके हम लोग प्रोटीन सीक्वेंसेस फाइंड आउट करेंगे। Okay. I guess network issue. Okay. Hello. Okay. So these are the variants of BLAST। जो पहला क्या था, BLAST-N। पहला वेरिएंट है BLAST-N, BLAST-P, BLAST-X, T-BLAST-N एंड T-BLAST-X। अभी हम लोग बात करते हैं स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस की। बात करेंगे स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। So BLAST output provides a list of pairwise alignments। जो BLAST का आउटपुट है उससे क्या होता है, वो क्या प्रोवाइड करता है, अ लिस्ट ऑफ पेयरवाइज अलाइनमेंट प्रोवाइड करता है। सो
तो द सिग्निफिकेंस स्कोर हेल्प टू डिस्टिंग्विश इवोल्यूशनरी रिलेटेड सीक्वेंसेस फ्रॉम अनरिलेटेड वंस। जो हमारे पास लिस्ट ऑफ पेयर वाइज अलाइनमेंट मिलती है ब्लास्ट आउटपुट से, जो लिस्ट ऑफ पेयर वाइज अलाइनमेंट मिलती है मैचेस की, उसको हम लोग क्या करते हैं, सिग्निफिकेंटली स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं ये कंसिडर करने के लिए उसका स्टैटिस्टिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं। So this significance score helps to distinguish evolutionary related sequences from unrelated one। उन sequences के बीच में evolutionary relationship है या नहीं ये find out करते हैं using significance score। So in blast search this statistical indicator is known as the E value। उसके लिए हम लोग क्या find out करते हैं, E value। जो statistical indicator है जो हम लोग blast search के लिए को significance बताता है वो क्या है, E value, इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू। दिस ई वैल्यू इंडिकेट्स द प्रोबेबिलिटी दैट द रिजल्टिंग अलाइनमेंट फ्रॉम अ डेटाबेस सर्च आर कॉज्ड बाय रैंडम चांस। ई वैल्यू क्या बताता है कि जो रिजल्टिंग अलाइनमेंट है, जो हमने ब्लास्ट सर्च का यूज करके, जो ब्लास्ट टूल का यूज करके दो सीक्वेंसेस के बीच में सिमिलैरिटी सर्च की है फ्रॉम अ डेटाबेस, वो रैंडम, उसकी रैंडम चांस होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो रैंडमली हुआ है या स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताता है। तो उसका जो इसका फॉर्मूला है वो क्या है, E इज इक्वल टू K इंटू M इंटू N एंड ई टू द पावर ऑफ माइनस लेमडा S। ये इसका फॉर्मूला है E वैल्यू का, वेयर K इज अ कांस्टेंट। K क्या है, कांस्टेंट। M is the length of query, N is the length of database। K क्या है, कांस्टेंट है, M है लेंथ ऑफ क्वेरी, N is length of database and lambda is scaling factor and S is the alignment score। S क्या है, अलाइनमेंट स्कोर। तो E की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, E की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ क्वेरी के एंड लेंथ ऑफ डेटाबेसेस के। E की वैल्यू क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ क्वेरी एंड लेंथ ऑफ डेटाबेस एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अलाइनमेंट स्कोर। E की वैल्यू अलाइनमेंट स्कोर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम ये कहें कि E की वैल्यू जितनी कम होगी अलाइनमेंट स्कोर उतना ज्यादा होगा, क्या बोले, अलाइनमेंट E की वैल्यू जितनी कम होगी स्कोर, अलाइनमेंट स्कोर उतना ज़्यादा होगा, तो क्या कहेंगे, उन सीक्वेंसेस के बीच में सिमिलैरिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। E की वैल्यू जितनी कम होगी अलाइनमेंट स्कोर उतना ज़्यादा होगा। अलाइनमेंट स्कोर ज़्यादा होगा तो उन सीक्वेंसेस के बीच में सिमिलैरिटी बिटवीन सीक्वेंसेस उतनी ज़्यादा होगी। E की वैल्यू जितनी कम होगी अलाइनमेंट स्कोर उतना ज़्यादा होगा एंड सीक्वेंसेस के बीच में सिमिलैरिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। So if the value of E is between, if the value of E is less than e to the power of minus 50, if the value of E is less than e to the power of minus 50, that means database match is a result of homologous relationship। अगर E की वैल्यू e टू द पावर माइनस 50 से कम होगी, इसका मतलब है वो सीक्वेंसेस आपस में होमोलॉगस हैं। और ये कह सकते हैं कि जो मैचेस हैं, जो सीक्वेंसेस के बीच में मैच है, वो क्या शो करता है, होमोलॉगस रिलेशनशिप शो करता है। दूसरा क्या है, if the value of E is between 0.01 to e to the power of minus 50, अगर E की वैल्यू 0.01 से e to the power of minus 50 के बीच में कुछ भी है तो क्या शो करता है कि these matches can be a result of homology। These matches
can be a result of homology. But if the value of E is less than 10 to the power minus 50, that means database match is a result of homologous relationship. Means उन matches के बीच में क्या है, homologous relationship है. तीसरा क्या है, if the value of E is between 0.01 to 10, 0.01 से 10 के बीच में कुछ भी वैल्यू है E की, तो ऐसे मैचेस को क्या बोलते हैं, दिस मैचेस इज कंसिडर्ड नॉट सिग्निफिकेंट. जो मैच है वो नॉट सिग्निफिकेंट है और उनके बीच में होमोलॉजी है या नहीं कुछ कह नहीं सकते, टेंटेटिव होमोलॉजी है. फोर्थ क्या है, इफ इट इज लेस देन 10, इफ द वैल्यू ऑफ E इज ग्रेटर देन 10, देन सीक्वेंसेस आर अनरिलेटेड. जो सीक्वेंसेस हैं वो अनरिलेटेड है, उनके बीच में कोई मैच नहीं है, and they are non-homologous relationship. They are in non-homologous relationship. उनके बीच में कोई होमोलॉजी नहीं है. इस तरीके से क्या बताया गया था, E की वैल्यू जितनी कम होगी सीक्वेंस के बीच में सिमिलैरिटी उतनी ज्यादा होगी. तो यहां पर देखा जाए तो E की वैल्यू सबसे कम है, E टू द पावर माइनस 50 है, तो सीक्वेंसेस के बीच में सिमिलैरिटी है, वहां पे मैच है और दी सीक्वेंसेस आर इन होमोलॉगस रिलेशनशिप. एंड E की वैल्यू जितनी ज्यादा है, 10 है यहाँ पर, E की वैल्यू 10 है, तो सीक्वेंसेस के बीच में सिमिलैरिटी उतनी कम होगी. तो ये सीक्वेंसेस के आपस में अनरिलेटेड सीक्वेंसेस हैं, दे आर नॉन सिमिलर सीक्वेंसेस. अभी हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. गेट का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट व्हेन अ प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस इज सर्च्ड यूजिंग द ब्लास्ट एल्गोरिथम. ब्लास्ट एल्गोरिथम को यूज करके प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस में सर्चिंग की गई है. तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ए, बी, सी और डी. तो पहला स्टेटमेंट क्या है, अ लार्जर ई वैल्यू इंडिकेट्स हाई सीक्वेंस सिमिलैरिटी. क्या बता रहा है कि जो ई की वैल्यू ज्यादा है तो ये क्या शो करता है, हाई सीक्वेंस सिमिलैरिटी. जबकि हम लोगों ने क्या पढ़ा है, E की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अलाइनमेंट स्कोर के. तो अलाइनमेंट स्कोर जितना ज्यादा होगा अलाइनमेंट स्कोर जितना ज्यादा होगा E की वैल्यू उतनी कम होगी. एंड अलाइनमेंट ज्यादा, स्कोर ज्यादा होगा तो सीक्वेंसेस के बीच में सिमिलैरिटी ज्यादा होगी. E की वैल्यू कम है तो सीक्वेंस के बीच में सिमिलैरिटी ज्यादा है. तो ये स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया, बिकॉज ये क्या कह रहा है, अ लार्जर ई वैल्यू इंडिकेट्स हायर सीक्वेंस सिमिलैरिटी. जबकि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, स्मॉलर ई वैल्यू इंडिकेट्स हायर सीक्वेंस सिमिलैरिटी. तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, नेक्स्ट, ई वैल्यू इज लेस देन 10 टू पावर माइनस 10 इंडिकेट्स सीक्वेंस होमोलॉजी. जब E की वैल्यू लेस देन 10 टू द पावर माइनस 50 होती थी और 1 इंटू E टू द पावर माइनस 50 या फिर 0.01 से 10 टू द पावर माइनस 50 वैल्यू होती है E की, तो वहाँ पे क्या शो करता है, वहाँ शो करता है कि सीक्वेंस के बीच में होमोलॉजी है. तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है. थर्ड स्टेटमेंट इज अ हायर ब्लास्ट स्कोर इंडिकेट्स हायर सीक्वेंस सिमिलैरिटी. ब्लास्ट का अलाइनमेंट स्कोर जितना ज्यादा होगा सीक्वेंस के बीच की सिमिलैरिटी उतनी ज्यादा होगी, बिकॉज अलाइनमेंट स्कोर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीक्वेंस सिमिलैरिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई वैल्यू. अलाइनमेंट स्कोर जितना ज्यादा होगा सीक्वेंस के बीच की सिमिलैरिटी उतनी ज्यादा होगी. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, ई वैल्यू इज ग्रेटर देन 10 टू पावर 10 इंडिकेट सीक्वेंस होमोलॉजी. जैसे ही ई की वैल्यू 10 से ज्यादा होती है, ये क्या शो करता है,
नॉन सिमिलर सीक्वेंसेस, उन सीक्वेंसेस के बीच में कोई सिमिलरिटी नहीं होती, वो नॉन होमोलॉगस सीक्वेंसेस होते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, नॉन होमोलॉगस सीक्वेंसेस। तो कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है, क्यू एंड आर। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्यू एंड आर ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द टाइप ऑफ ब्लास्ट प्रोग्राम्स गिवन इन ग्रुप 1 टू द पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीक्वेंस सर्च टास्क डिस्क्राइब इन ग्रुप 2। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यहाँ पे एक तरफ ब्लास्ट के वेरिएंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पर एक तरफ ब्लास्ट के वेरिएंट्स दिए हुए हैं और दूसरी तरफ ग्रुप 2 में इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो टी ब्लास्ट एन क्या करता है, टी ब्लास्ट एन में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग टी ब्लास्ट एन पढ़ा था। टी ब्लास्ट में क्या करते हैं, हम प्रोटीन क्वेरी को कंपेयर करते हैं अगेंस्ट अ डीएनए डेटाबेस। प्रोटीन क्वेरी को कंपेयर करते हैं अगेंस्ट अ डीएनए डेटाबेस। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ, यहाँ पे दोनों जगह पे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की बात हो रही है, तो पहला तो मैच नहीं हो रहा है। दूसरा टी क्या दिया हुआ है, टी ब्लास्ट एक्स। टी ब्लास्ट एक्स को हम लोग कंपेयर कराएंगे, तो टी ब्लास्ट एक्स क्या बोल रहा है, कंपेयर्स डीएनए क्वेरी अगेंस्ट अ डीएनए डेटाबेस। टी ब्लास्ट एक्स में क्या है, डीएनए क्वेरी को हम लोग डीएनए डेटाबेस के अगेंस्ट कंपेयर कर रहे हैं। सो अ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज टू बी यूज्ड एज अ क्वेरी सर्च फॉर सिमिलर प्रोटीन्स अगेंस्ट अ न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस। तो ये क्या आपस में मैच हो रहा है। टी ब्लास्ट एक्स क्या है, यहाँ पर हम न्यूक्लियोटाइड क्वेरी, हम लोग जो क्वेरी होती है वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है, उसको कंपेयर करते हैं अगेंस्ट अ न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस। नेक्स्ट इज ब्लास्ट एक्स। ब्लास्ट एक्स क्या है, ब्लास्ट एक्स में हम लोगों ने पढ़ा था, यहां पर हम लोग डीएनए क्वेरी को कंपेयर करते हैं अगेंस्ट अ प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस। यहाँ पर जो क्वेरी है वो डीएनए है और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, एंड जो डेटाबेस है वो क्या यूज कर रहे हैं, प्रोटीन डेटाबेस। तो यहाँ पर देखें, अ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज टू बी यूज्ड एज अ क्वेरी टू सर्च अगेंस्ट अ प्रोटीन डेटाबेस। तो इसका करेक्ट मैच क्या है, ब्लास्ट एक्स। तो हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं, 2p and 3q. So first option is correct. First option is correct. अब हम लोग नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे, फास्टा। नेक्स्ट मेथड कौन सा है, फास्टा। फास्टा टूल्स का हम लोग कैसे यूज करते हैं, फास्टा टूल्स का यूज कैसे करते हैं, फॉर द डेटाबेस सिमिलरिटी सर्चिंग। फास्टा में हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हम लोग हैशिंग स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, हैशिंग स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं टू फाइंड मैचेस फास्टा मेथड में हम लोग हैशिंग स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं टू फाइंड मैचेस। मैच फाइंड आउट करने के लिए हैशिंग स्ट्रेटेजी का यूज किया जाता है। इसमें जो शॉर्ट स्टेज ऑफ सीक्वेंस होता है, जैसा ब्लास्ट में पढ़ा था, उसको हम क्या बोलते थे, वर्ड। यहां पर उसको हम बोलते हैं के टपल्स।
उसे क्या बोलते हैं, के टपल्स। जो शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ रीजन होता है इन अ सीक्वेंस उसे हम के टपल्स बोलते हैं, बिकॉज उसकी जो लेंथ होती है वो के होती है। मान लीजिए एक सीक्वेंस है, इसमें एक रीजन है, इस शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ रीजन है इन दिस सीक्वेंस, जिसकी लेंथ क्या है, के, इसे हम क्या बोलेंगे, के टपल्स। के टपल्स इज इक्विवेलेंट टू वर्ड्स। जो के टपल्स है वो इक्विवेलेंट टू वर्ड्स है। जैसे वर्ड्स हमने पढ़ा था ब्लास्ट में हमने वर्ड्स पढ़ा था, वैसे ही फास्टा में हम लोग उसको क्या पढ़ते हैं, के टपल्स। के टपल्स क्या है, एक शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ सीक्वेंस है, जैसे कि वर्ड था, इसकी लेंथ कितनी होती है, के, इसलिए हम इसे के टपल्स बोलते हैं। जो के टपल्स है वो स्मॉलर है वर्ड से, उसका साइज वर्ड से कम है। के टपल्स का साइज वर्ड से कम होता है। For the protein sequence, K tuples की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, 2 रेजिड्यूज। एंड फॉर डीएनए सीक्वेंस के लिए क्या होगी, डीएनए सीक्वेंस के लिए इन के टपल्स की लेंथ होगी 6 residues. So for the protein sequence, the length of K tuple is 2 residues, and for DNA sequence, the length of K tuple is 6 residues. K tuples क्या है, एक शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ रीजन है इन अ सीक्वेंस जिसकी लेंथ K है, इसलिए इसे के टपल्स बोलते हैं। इट इज इक्विवेलेंट टू वर्ड। जैसे ब्लास्ट में हम लोगों ने वर्ड पढ़ा था, फास्टा में हम के टपल्स पढ़ते हैं। बट डिफरेंस क्या है, जो वर्ड है इसकी लेंथ वर्ड के टपल्स की लेंथ वर्ड से कम होती है। वर्ड में जब हम वर्ड की लेंथ देखें तो प्रोटीन सीक्वेंसेस के लिए 3 रेजिड्यूज थी एंड डीएनए सीक्वेंसेस के लिए 11 रेजिड्यूज हुआ करती थी। बट हम के टपल्स की बात करें तो इसकी लेंथ प्रोटीन सीक्वेंसेस के लिए 2 रेजिड्यूज है एंड डीएनए सीक्वेंसेस के लिए 6 रेजिड्यूज है। तो ये क्या है, इसे हम के टपल्स बोलते हैं। इसको मेथड्स देख लेते हैं। हम फास्टा टूल्स का यूज करके, फास्टा मेथड का यूज करके हम 2 सीक्वेंसेस के बीच में डेटाबेस सिमिलैरिटी कैसे, हम क्वेरी सीक्वेंस के लिए डेटाबेस सिमिलैरिटी सर्च कैसे करते हैं। तो पहला स्टेप देखें। सपोज ये हमारे पास अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है जिसको हमें कंपेयर करना है। ये 2 सीक्वेंसेस दिए हैं, अमाइनो एसिड के सीक्वेंसेस दिए हैं जिनका हमें कंपैरिजन करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई के टपल्स बिटवीन दीज सीक्वेंसेस। पहला स्टेप क्या है, इन दोनों सीक्वेंसेस के बीच में के टपल्स फाइंड आउट करना है यूजिंग हैशिंग स्ट्रेटजी। हैशिंग स्ट्रेटजी का यूज करके मुझे इन दोनों सीक्वेंसेस के बीच में के टपल्स फाइंड आउट करने हैं। तो पहला मेथड क्या है, पहला जो स्टेप है वो उसमें क्या करना है, हमें दोनों सीक्वेंसेस के बीच में के टपल्स फाइंड आउट करना है यूजिंग हैशिंग स्ट्रेटजी। हैशिंग स्ट्रेटजी का यूज करके हम कैसे के टपल्स फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हम एक हैशिंग टेबल बनाएंगे। पहले हैशिंग स्ट्रेटजी का यूज करके के टपल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हम पहले एक हैशिंग टेबल बनाते हैं। उसमें एक तरफ हम अमाइनो एसिड्स लिखते हैं, जो जितने भी अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं इन सीक्वेंसेस में उनको हम एक साइड लिखते हैं। अल्फ़ाबेटिकली हमने इन अमाइनो एसिड्स को अरेंज कर लिया। फिर
फिर जो सीक्वेंस फिर अमाइनो एसिड की जो पोजीशन है उस सीक्वेंसेस में उनको लिखते हैं। तो सीक्वेंस 1 में उस अमाइनो एसिड की क्या पोजीशन है वो हम यहाँ लिखेंगे सीक्वेंस 1 पर, और सीक्वेंस 2 में उस अमाइनो एसिड की क्या पोजीशन है वो हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो पहले क्या किया हमने के टपल्स फाइंड आउट करने हैं यूजिंग हैशिंग स्ट्रेटजी। उसके लिए हमने हैशिंग टेबल बनाई। हैशिंग टेबल में क्या करेंगे, एक तरफ अमाइनो एसिड्स लिखेंगे, इनको हमने अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लिया। जितने भी अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं उन सीक्वेंसेस में उन सबको हमने अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लिया। इसके बाद इन अमाइनो एसिड की उन सीक्वेंस में क्या पोजीशन है, सीक्वेंस 1 में क्या पोजीशन है तो हमने सीक्वेंस 1 के नीचे लिख दिया, एंड सीक्वेंस 2 में इन अमाइनो एसिड की क्या पोजीशन है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अभी हमें क्या करना है, इन दोनों सीक्वेंसेस के बीच में, इस सीक्वेंस पोजीशन के बीच में पोजिशनल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। क्या करना है हमें, पोजिशनल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेप क्या था, कंस्ट्रक्ट अ हैशिंग टेबल। हम पे क्या करेंगे, पहले दूसरे नंबर पे पहला स्टेप तक है आइडेंटिफाई के टपल्स बिटवीन द सीक्वेंसेस। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक हैशिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें हम एक तरफ अमाइनो एसिड्स लिखेंगे और इसके बाद उन अमाइनो एसिड्स को हम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लेंगे। फिर उन अमाइनो एसिड्स की उन सीक्वेंसेस में क्या पोजीशन है उसको फाइंड आउट करेंगे। सीक्वेंस 1 में उस अमाइनो एसिड की क्या पोजीशन है वो लिखेंगे, फिर सीक्वेंस 2 में। इसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में फाइंड आउट पोजिशनल डिफरेंस। उन अमाइनो एसिड की पोजिशनल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, पोजिशनल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हम पोजीशन ऑफ सीक्वेंस 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे पोजीशन ऑफ सीक्वेंस 2 से। पोजीशनल डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, सीक्वेंस 1 की पोजीशन को सीक्वेंस 2 की पोजीशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां हम क्या करेंगे, 1 - 6। पहले सीक्वेंस की पोजीशन क्या है 1, जो अमाइनो एसिड ए है उसकी सीक्वेंस 1 में पोजीशन है 1, एंड सीक्वेंस 2 में क्या पोजीशन है 6। तो 1 - 6 इज -5। तो वैल्यू क्या आ गई, -5। तो इस पोजिशनल डिफरेंस से जो वैल्यू मिलेगी उसको क्या बोलेंगे, ऑफसेट वैल्यू। क्या बोलेंगे, ऑफसेट वैल्यू। माय क्लियर। ऑफसेट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑफसेट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इन अमाइनो एसिड का पोजिशनल डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। पोजिशनल डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, उस अमाइनो एसिड का सीक्वेंस 1 में क्या पोजीशन है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे सीक्वेंस 2 की पोजीशन से। तो सीक्वेंस 1 में पोजीशन है 1 एंड सीक्वेंस 2 में उसकी ए की पोजीशन है 6। 1 1 2 3 4 5 6। तो 1 - 6 इज -5। जो पोजिशनल डिफरेंस आया उसको क्या बोलेंगे, ऑफसेट वैल्यू। तो इस तरीके से सभी अमाइनो एसिड्स का पोजिशनल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। अभी क्या करना है, जिन जिन रेजिड्यूज का ऑफसेट वैल्यू सेम है उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे। तो ऐसे रेजिड्यूज, यहाँ से हम ऐसे रेजिड्यूज को आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसे अमाइनो एसिड रेजिड्यूज को फाइंड आउट करेंगे जिनकी ऑफसेट वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर देखिए डी की वैल्यू 1 है, पी की वैल्यू 1 है एंड एस की वैल्यू 1 है। तो ये तीन अमाइनो एसिड रेजिड्यूज ऐसे हैं जिनकी ऑफसेट वैल्यू सेम है, तो इनको हम आइडेंटिफाई करेंगे। सो आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करना है हमने, देन फाइंड द मैचिंग वर्ड ऑफ 3 रेजिड्यूज इन द ऑर्डर ऑफ 3 4 एंड 5। अब इनका ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। जो हमारे पास सिमिलर अमाइनो एसिड सिमिलर ऑफसेट वैल्यू वाले जो अमाइनो एसिड रेजिड्यूज हैं उनका ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे दोनों सीक्वेंस में। तो अगर हम इनका ऑर्डर देखें तो 3 4 एंड 5। सीक्वेंस 1 में इसका ऑर्डर क्या है 3 4 एंड 5 एंड सीक्वेंस 2 में ऑर्डर है 2 3 एंड 4। इससे क्या होगा, इस ऑर्डर से अपना ऑर्डर फाइंड आउट करके उन सीक्वेंस के बीच में अलाइनमेंट कर सकते हैं।
दिस order helps in this order allows establishment of alignment between the sequences, between these two sequences. तो पहला सीक्वेंस लिख रहे हैं A M P S D G L. तो इस पर जो ऑर्डर है वो क्या है? 3 4 एंड 5. 3 4 एंड 5. ये जो रेजिड्यूज हैं ये किसके सिमिलर हैं? इनकी जो पोजीशन, जिनका जो ऑफसेट वैल्यू है किसके सिमिलर है? सीक्वेंस 2 के ऑर्डर क्या है? 2 3 एंड 4. तो वहाँ पे हम लोग ऐसे रेजिड्यूज को लिखेंगे, इनके नीचे हम ऐसे रेजिड्यूज को लिखेंगे जिनका ऑर्डर्स, जिन सीक्वेंस 2 का जिनका जो अलाइनमेंट सेम है, तो उस ऑर्डर से लिखेंगे सीक्वेंस 2 को. तो 2 3 4, इसके नीचे 2 आना चाहिए, 3 4. तो P S D N A T. तो इस तरीके से हमने अपने सीक्वेंस को लिख दिया. इससे क्या पता चला? ये जो PPST, तो यहां से इस तरह से हमने अपने सीक्वेंसेस के बीच में मैच फाइंड आउट कर लिया. क्या फाइंड आउट किया? के टपल्स फाइंड आउट कर लिया. तो दो सीक्वेंसेस के बीच में के टपल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं या कैसे अलाइनमेंट देखते हैं सीक्वेंस का अलाइनमेंट? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके हमने क्या किया, पहले दोनों सीक्वेंसेस के बीच में के टपल्स फाइंड आउट करना है. वो कैसे करेंगे? उसके लिए एक हैशिंग टेबल बनाएंगे जिसमें एक तरफ अमाइनो एसिड्स लिखेंगे, उन अमाइनो एसिड्स को अल्फाबेटिकली अरेंज कर लेंगे. फिर उसके बाद सेकेंड लाइन में हम लोग सीक्वेंस की पोजीशन लिखेंगे, उन अमाइनो एसिड की सीक्वेंस 1 में क्या पोजीशन है सीक्वेंस 1 के नीचे लिखेंगे, एंड सीक्वेंस 2 में उसकी क्या पोजीशन है वो सीक्वेंस 2 के नीचे लिखेंगे. फिर इससे हम लोग पोजिशनल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे. पोजिशनल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए सीक्वेंस 1 की पोजीशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे पोजीशन सीक्वेंस 2 की पोजीशन से. जो वैल्यू आएगी उसे हम क्या बोलेंगे? ऑफसेट वैल्यू. अब हमें ऐसे रेजिड्यूज को आइडेंटिफाई करना है जिनकी ऑफसेट वैल्यू सेम है. तो हमने यहाँ से कौन कौन से रेजिड्यूज फाइंड आउट किए? D P एंड S. इनको आइडेंटिफाई करने के बाद इनका हम ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे. तो सीक्वेंस 1 में इनका ऑर्डर है 3 4 एंड 5, एंड सीक्वेंस 2 में इनका ऑर्डर है 2 3 एंड 4. तो इसी ऑर्डर में हम लोग अपने सीक्वेंसेस को अलाइन करेंगे. तो कैसे अलाइन किया हमने? सीक्वेंस में 3 4 5 ये मैच होना चाहिए 2 3 एंड 4 ऑर्डर से. तो इस तरीके से हम लोगों ने के टपल्स को फाइंड आउट कर लिया, इन सीक्वेंसेस के बीच में अलाइनमेंट कर लिया. So this allows establishment of alignment between these two sequences. हम लोग 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स बनाते हैं. तो 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स में जो ये डायगोनल्स है ये क्या शो कर रहे हैं? सब 2 डायमेंशनल की बात करें, जब हमने 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स में देखा तो जो ये डायगोनल्स हैं ये क्या शो कर रहे हैं? आइडेंटिकल सीक्वेंस रीजन, जो हमने अभी फास्टा की हेल्प से फाइंड आउट किया. आइडेंटिकल सीक्वेंस रीजन. ये डायगोनल्स क्या है? तो जितने भी डायगोनल्स मिले हैं ये हमने फास्टा की हेल्प से फाइंड आउट किए हैं, जिनको हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिकल सीक्वेंस रीजन. इन आइडेंटिकल सीक्वेंस रीजन को हमने डायगोनली रिप्रेजेंट कर दिया 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स में. अभी क्या करें? दीज आर ऑल पॉसिबल अनगैप्ड अलाइनमेंट आर फाउंड बिटवीन 2 सीक्वेंसेस विद द हैशिंग मेथड. हैशिंग मेथड का यूज करके हमने जितने भी पॉसिबल अनगैप्ड अलाइनमेंट मिले उनको हमने दोनों सीक्वेंसेस के बीच में उनको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया एज अ डायगोनल. अभी क्या करेंगे? अब इस अलाइनमेंट को, जो हमें अलाइनमेंट मिला है, जितने भी आइडेंटिकल सीक्वेंस रीजन्स मिले हैं, इनमें हम क्या करेंगे? एक स्कोरिंग मैट्रिक्स का यूज करके इनको स्कोर्स प्रोवाइड करेंगे. क्या करेंगे? इस अलाइनमेंट को हम लोग इसका स्कोरिंग करेंगे, इसको स्कोर प्रोवाइड करेंगे यूजिंग अ पर्टिकुलर स्कोरिंग मैट्रिक्स. स्कोरिंग मैट्रिक्स अप्लाई करने से हम क्या करेंगे? जितने भी 10 पॉसिबल
अलाइनमेंट्स को फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ से 10 बेस्ट अलाइनमेंट्स आर सिलेक्टेड। जैसे ही हम लोग यहाँ पे अलाइनमेंट स्कोर अप्लाई करेंगे यूजिंग पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स, यहाँ से जितने टॉप 10 अलाइनमेंट हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे, जितने भी बेस्ट अलाइनमेंट हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो कुछ 10 बेस्ट अलाइनमेंट सिलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से देखें हम जितने भी लो डेंसिटी वाले रीजन्स थे, सिमिलैरिटी रीजन थे, वो रिमूव हो जाते हैं और जितने भी हाई डेंसिटी वाले रीजन्स हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं। जिनमें हाई सीक्वेंस सिमिलैरिटी है वो ऐसे रीजन्स सेलेक्ट हो जाते हैं आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ अलाइनमेंट स्कोर और सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स। इसके बाद क्या करते हैं, यहां से द अलाइनमेंट्स इन द सेम डायगोनल आर सेलेक्टेड एंड जॉइंट टू फॉर्म अ सिंगल गैप्ड अलाइनमेंट। ऐसे रीजन्स को, ऐसे अलाइनमेंट को फाइंड आउट करते हैं जो सेम डायगोनल्स में आते हैं। सेम डायगोनल्स में जो अलाइनमेंट आते हैं उनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और विद द हेल्प ऑफ गैप उनको हम मैच कर लेते हैं। तो दोनों सीक्वेंसेस के बीच में अलाइनमेंट कैसे एस्टैब्लिश करते हैं, वहां से हम जो सेम डायगोनल वाले जितने भी मैचेस हैं, जितने भी आइडेंटिकल सीक्वेंस रीजन हैं, उनको सेलेक्ट करेंगे और उनके बीच में गैप इंट्रोड्यूस करके उनको हम अलाइन कर लेंगे। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। फास्टा मेथड जो हमने अलाइनमेंट फाइंड आउट किया है उसका हम लोग स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस चेक करेंगे। तो उसके लिए जैसे हमने ब्लास्ट मेथड में क्या चेक किया था, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस कैसे चेक किया था, कैसे उसको वेरीफाई किया था, यूजिंग ई वैल्यू का यूज करके हमने स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस चेक किया था। सिमिलरली फास्टा में भी हम लोग ई वैल्यू का यूज करते हैं। इसके अलावा एक दूसरा पैरामीटर है जिसको बोलते हैं जेड स्कोर। फास्टा में ई वैल्यू तो हम लोग चेक करते ही हैं फॉर द स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। इसके अलावा दूसरा पैरामीटर है, उसको क्या बोलेंगे, जेड स्कोर। हम लोग यहाँ पर जेड स्कोर भी चेक करते हैं। तो जेड स्कोर क्या है, इट डिस्क्राइब्स द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन स्कोर फॉर द डेटाबेस सर्च। सो इफ द वैल्यू ऑफ जेड स्कोर की वैल्यू 15 से ज्यादा है, दैट मीन्स द मैच कैन बी कंसिडर्ड एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट। अगर जेड स्कोर की वैल्यू 15 से ज्यादा है तो हम क्या कंसिडर करतेंगे कि जो मैचेस हैं, जो सीक्वेंसेस के बीच में मैच है वो क्या, एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट है। मैच एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट है एंड जो उनके बीच में होमोलॉगस रिलेशनशिप है वो उसमें सर्टेनिटी है, उनके बीच में होमोलॉगस रिलेशनशिप है। अगर जेड स्कोर की वैल्यू 15 से ज्यादा है मीन्स वो मैच, उन सीक्वेंसेस का मैच आपस में सिग्निफिकेंट है एंड देयर इज अ होमोलॉगस रिलेशनशिप बिटवीन दीज सीक्वेंसेस। नेक्स्ट क्या है, इफ जेड इज इन द रेंज ऑफ 5 to 15, इस जेड स्कोर की वैल्यू 5 से 15 के बीच में है। जेड स्कोर की वैल्यू क्या है, 5 से 15 के बीच में है, देन सीक्वेंस पेयर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज हाईली प्रोबेबल होमोलॉग्स। ऐसे सीक्वेंसेस को क्या बोलेंगे, जो सीक्वेंस का पेयर है, जो मैच है, उसको क्या बोलेंगे, दे आर हाईली प्रोबेबल होमोलॉग्स। एंड इफ दिस वैल्यू इज लेस देन 5, जेड की वैल्यू 5 से कम है, दैट मीन्स देयर रिलेशनशिप इज डिस्क्राइब्ड एज लेस सर्टेन। देयर इज लेस सर्टेनिटी बिटवीन द सीक्वेंसेस, कि उनके बीच में होमोलॉगस रिलेशनशिप है या नहीं, उसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है। तो इस तरह से हम फास्टा मेथड में स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस चेक करते हैं। पहले तो हम ई वैल्यू से चेक करते हैं, दूसरा जो पैरामीटर है वो क्या है, जेड स्कोर। नेक्स्ट यहां से हम लोग ब्लास्ट एंड फास्टा के बीच में क्या डिफरेंस है ये फाइंड आउट कर लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लास्ट एंड फास्टा। अगर हम ब्लास्ट की बात करें तो इट यूजेस अ सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स टू फाइंड मैचिंग वर्ड्स। यहाँ पे क्या करते हैं, मैचिंग वर्ड्स को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स का यूज करते हैं। हमने ब्लास्ट में क्या पढ़ा, जब हमारे पास एक प्रोटीन का क्वेरी सीक्वेंस था, वहां पे हमने ब्लॉसम 62 मैट्रिक्स यूज किया था टू चेक द मैच।
जो वर्ड का मैच है उसको चेक करने के लिए हमने सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स का यूज़ किया था, जबकि फास्टा में ऐसा नहीं होता। फास्टा में हम लोग क्या आइडेंटिफाइज आइडेंटिकल मैचिंग वर्ड्स यूजिंग द हैशिंग प्रोसीजर। जब हमें वर्ड्स को मैच करना होता है या के टपल्स, यहाँ पे तो हम लोग के टपल्स बोलेंगे ना वर्ड्स को। जब ब्लास्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे हम वर्ड यूज़ करेंगे फॉर द मैच, एंड फास्टा में हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, के टपल्स। तो ब्लास्ट में अगर हमें वर्ड का मैच फाइंड आउट करना होता था तो उसके लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स यूज़ करते थे, जबकि फास्टा में अगर हमें के टपल्स फाइंड आउट करने होते थे उसके लिए हम हैशिंग टेबल बनाते थे, हैशिंग स्ट्रेटेजी का यूज़ करते थे, जिसके लिए हैशिंग टेबल बनाकर अमाइनो एसिड्स, एक तरफ अमाइनो एसिड्स लिखते थे और दूसरी तरफ उनके सीक्वेंस की पोजीशन लिखते थे, और फिर वहाँ से पोजिशनल डिफरेंस फाइंड आउट करके ऑफसेट वैल्यू फाइंड आउट करते थे, और जिन अमाइनो एसिड रेजिड्यूज की ऑफसेट वैल्यू सेम होती थी उनसे हम उनको अलाइन करके वहाँ से के टपल्स फाइंड आउट करते थे। दूसरा डिफरेंस क्या है, ब्लास्ट स्कैन कंपेरेटिवली लॉन्गर विंडो साइज देन फास्टा। जो ब्लास्ट है उसकी जो विंडो साइज है वो फास्टा से ज़्यादा है। कैसे, जो यहाँ पे वर्ड था, यहाँ पे जो वर्ड यूज करते हैं, तो डीएनए के लिए वहाँ पे वर्ड की लेंथ कितनी थी, 11 रेजिड्यूज, एंड प्रोटीन्स के लिए 3 रेजिड्यूज। फास्टा स्कैन स्मॉलर विंडो साइज, दस इट गिव्स मोर सेंसिटिव रिजल्ट देन ब्लास्ट। यहाँ पर जो के टपल्स का साइज होता था वी आर विंडो साइज, डीएनए के लिए कितना होता था, 2 रेजिड्यूज, एंड प्रोटीन्स के लिए 6 रेजिड्यूज। तो देखा जाए तो ब्लास्ट का जो विंडो साइज है वो सॉरी वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू फास्टा। वर्ड में डीएनए के लिए 11 रेजिड्यूज हैं एंड प्रोटीन के लिए 3 रेजिड्यूज हैं। बट फास्टा की बात करें तो इसका जो विंडो साइज है वो स्मॉल है। डीएनए के लिए 2 रेजिड्यूज हैं एंड प्रोटीन्स के लिए 6 रेजिड्यूज हैं। दैट्स व्हाई फास्टा गिव्स मोर सेंसिटिव रिजल्ट्स देन ब्लास्ट। ब्लास्ट इसकी कंपैरिजन में ज्यादा सेंसिटिव रिजल्ट्स देता है फास्टा। सो ये रहा डिफरेंस बिटवीन द ब्लास्ट एंड फास्टा। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इन सीक्वेंस अलाइनमेंट बाय ब्लास्ट ईच वर्ड फ्रॉम क्वेरी सीक्वेंस इज टिपिकली हाउ मच रेजिड्यूज लॉन्ग फॉर प्रोटीन सीक्वेंस एंड हाउ मच रेजिड्यूज लॉन्ग फॉर डीएनए सीक्वेंसेस। हम सीक्वेंस अलाइनमेंट की बात करें, ब्लास्ट मेथड का यूज करके जब हम सीक्वेंस अलाइनमेंट करते हैं तो जो वर्ड हम फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम द क्वेरी सीक्वेंस, उसकी लेंथ प्रोटीन सीक्वेंसेस के लिए क्या होती है एंड डीएनए सीक्वेंसेस के लिए क्या होती है। तो प्रोटीन सीक्वेंसेस के लिए तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो पहला क्या है 10 and 11, 3 and 3, थर्ड ऑप्शन 3 and 11, डी इज 3 and 10। सो ब्लास्ट में जो वर्ड की लेंथ होती थी, जो वर्ड की लेंथ है वो डीएनए के लिए कितनी है, डीएनए सीक्वेंसेस के लिए 11 रेजिड्यूज है एंड प्रोटीन के लिए 6 रेजिड्यूज हैं। 6 रेजिड्यूज फॉर 3 रेजिड्यूज, 3 रेजिड्यूज फॉर प्रोटीन सीक्वेंसेस। तो प्रोटीन सीक्वेंसेस के लिए कितना है 3 रेजिड्यूज एंड डीएनए सीक्वेंसेस के लिए 11 रेजिड्यूज। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। So this is all about database similarity searching. टीएलएस ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे 15,000 से ज्यादा क्वेश्चन विद द वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल है। इस प्रोग्राम का नाम है टीपीपी टेस्ट प्रैक्टिस पीवाईक्यू प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम में आप किसी भी टर्म को डालकर
उससे रिलेटेड हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस इमीडिएटली एक क्लिक पर पा सकते हैं। तुरंत सब्सक्राइब करिए टीपीपी प्रोग्राम, टेस्ट प्रैक्टिस पीवाईक्यू प्रोग्राम।